हेलो। आवाज आ रही होगी शायद आपको। जैसा मैंने कहा था आज 7 बजे आने के लिए, तो 7 बजे हाजिर हूँ। कल कल दो चीजें मेरे से गलत हो गई थी। एक तो जो मैंने आपको ये किताब दिखाई थी, बच्चों के 12 उपन्यास, और जिसकी कहानी मैंने बीरबल के बारे में आपको बताया था। वो बीरबल के लेखक का नाम मैंने आपको नहीं बताया था। उसके लेखक है ललित सहगल। अब ललित सहगल जी इसके बीरबल के लेखक हैं, जो इस किताब बच्चों के 12 उपन्यास में जो 12 कहानियां हैं उसमें से एक कहानी के। और दूसरी चीज थी, मैंने कहा था कि लॉकडाउन में काम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहुत मेरे दोस्तों ने बाद में बताया कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम में बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है। तो काम है, बहुत काम है। तो आप इस बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी किताब मैंने ये बताई थी अपनी, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसके राइटर हैं जूल्स वर्न, और इसका अनुवाद मैंने किया है। और ये अभी किंडल पे अवेलेबल है, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको पेपर बैक में भी मिल जाएगी। और इसमें जो ये जो जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये पहली बार 1871 में प्रकाशित हुई थी। और जूल्स वर्न 1828 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने ये फ्रांसीसी भाषा में ये किताब लिखी थी, और बाद में 1871 में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। और अब मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। आप पढ़ के बता सकते हैं कैसी है। और कल मैंने लिंक भी शेयर किया था, अगर किसी ने पढ़ा हो तो बताइए मुझे, नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िए। तो कल हम बात कर रहे थे बीरबल की, जिसके लेखक है ललित सहगल। तो इसमें मैंने बताया था कि बीरबल काशी से पढ़ के आए थे और कालपी में रहते थे अपने चाचा चाची के साथ। तो अब बेरोजगार थे बीरबल, उनके पास कुछ काम नहीं था, और ये चीज उनकी चाची को अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन उनकी चाची ने कहा कि तुम दिन भर बैठे बैठे क्या करते रहते हो, जाओ जंगल चले जाओ, जंगल से लकड़ियां काट लो, लकड़ियां काट के बेचो। तो बीरबल का नाम महेश दास था। तभी वो बीरबल नहीं थे, महेश दास थे। बीरबल अकबर से मिलने के बाद हुए। तो उन्होंने महेश ने सोचा कि अच्छी बात है, ऐसा काम करने में कोई परेशानी तो है नहीं, कोई भी काम किया जा सकता है, तो चलते हैं जंगल। तो उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, जंगल चल दिए। तो चाची ने उनको कहा कि सुनो, 5 टके से कम मत लाना, मुझे रोज 5 टका चाहिए। महेश ने कहा ठीक है। वो गए, शाम को आए और चाची को 1 टका पकड़ा दिया। चाची ने कहा कि ये क्या, 1 टका दिया है तुमने, मैंने 5 टका कहा था। तो महेश ने कहा कि देखिए चाची, मैंने तो मेहनत की थी, वो मैं कर सकता हूँ, मेहनत करना मेरा धर्म है, लेकिन उसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता हूँ, कीमत तो दूसरे लोग ही लगाएंगे। तो चाची को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं है, मुझे तो 5 टका चाहिए। बीरबल ने कहा ठीक है, सॉरी, महेश ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 5 टका रोज दे दिया करूंगा। तो वो रोज जंगल जाते, लकड़ी काट के ले आते, लेकिन अभी भी वही था कि वो उसकी कीमत किसी को नहीं बताते थे, सामने वाला जितना भी पैसा दे वो ले लेते थे। तो कई बार उनको 2 बार 3 बार जंगल जाना पड़ता था 5 टका इकट्ठा करने के लिए, लेकिन रोज शाम को वो 5 टका लेके आते थे। खैर ऐसे ही उनका दिन बीतने लगे। इसी बीच में एक दिन अकबर अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने उसी एरिया में, और शिकार की भागा दौड़ी में वो अपने सिपाहियों से, अपनी टीम से अलग हो गए। और थोड़ी देर के बाद उन्हें जब रियलाइज हुआ कि वो अलग हो गए हैं, शिकार भी कुछ नहीं मिला है, तो वो रुके एक जगह। फिर उन्हें लगा कि अरे उन्हें तो बहुत प्यास लगी है। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, पुकारा। तो कल्याण मल जी उनके पास पहुंचे। तो अकबर ने कहा कि कल्याण मल जी, हमें प्यास लगी है, आप जरा कुछ पानी का बंदोबस्त कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हुजूर, अभी देखते हैं पानी। तो उन्होंने इधर उधर खोजा, तो नीचे महेश की चाची पानी भर के लेके जा रही थी, थोड़ा मतलब नीचे सड़क पे। ये लोग जंगल में थे।
तो कल्याणमल जी फटाफट पहुंचे चाची के पास और बोले कि ये बुढ़िया पानी दो। तो अब वो तो भाई महेश दास की चाची, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है, ऐसे बात करते हो तुम? मैं नहीं दूंगी पानी तुम्हें। तो कल्याणमल जी को गुस्सा आ गया, उन्हें तो भाई ये था कि मैं मंत्री हूँ राजा का, तो मुझे कौन मना कर सकता है। अब उन्हें क्या पता कि भाई उनका पाला किससे बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तलवार निकाल ली और कहा कि बुढ़िया जल्दी पानी दे, नहीं तो अभी सर कलम कर दूंगा। तो चाची जी ने कहा कि देखो, पानी तो मैं नहीं दूंगी अगर तुम ऐसे मांगोगे तो, हाँ मटका जरूर फोड़ दूंगी, बाकी एक बूंद पानी नहीं दूंगी। तो कल्याणमल और गुस्से में आए। पवन कुमार यादव जी, गुड इवनिंग सर। तो शायद आपने यहाँ तक कहानी सुनी होगी, खैर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तब तक वो गुस्से में आए कल्याणमल जी और लखिया चाची, उनकी चाची का नाम लखिया था, महेश दास की चाची का नाम। तो वो आगे बढ़े मारने के लिए उनको तलवार लेके। तब तक अकबर आए, उन्होंने मना किया कि नहीं कल्याणमल जी ये क्या कर रहे हो आप। उन्होंने कहा कि बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, आप जरा मुझे पानी पिला देती तो बहुत कृपा होती है आपकी। तो लखिया चाची ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, पानी क्या जितना मन करे पानी पीना है पियो, इसमें क्या परेशानी है, लो लेकिन अपने लोगों को जरा समझा दो, ये कौन है, इन लोगों के साथ मत रहा करो, इनके साथ रहोगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे। तो अकबर ने पानी पिया भरपेट और उन्होंने कहा कि वो बात तो ठीक है चाची जी, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन ये बेचारे कहाँ जाएंगे अगर मैं इनको छोड़ दूंगा, तो रहने दीजिए। बाकी मुझे भूख बहुत लगी है, तो अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। तो चाची जी ने कहा कि खाने को मिल जाएगा, ऐसी कोई मुझे मुझे तो भूखे और बेरोजगार दोनों लोग नहीं देखे जाते। तो अकबर ने कहा कि मतलब मैं नहीं समझा आपका। तो उन्होंने कहा कि देखो भूख की समस्या तो मैं हल कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए अभी रोटी लेके आ जाती हूँ, लेकिन ऐसे खाली मत बैठे रहो। वहां पहाड़ी पर मेरा भतीजा लकड़ी काट रहा है, महेश नाम है उसका, उसके पास जाओ और थोड़ी मदद करो उसकी, थोड़ा हाथ बटाओ, तब तक मैं तुम सबके लिए खाना लेके आती हूँ। तो कल्याणमल कुछ कहना चाहते थे गुस्से में, लेकिन अकबर ने उनको मना कर दिया और चल पड़े वो लोग, दोनों लोग महेश की तरफ। तो वहां महेश दास ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के लकड़ी काट रहे थे और अकबर कल्याणमल के साथ नीचे पहुंचे और पुकारा कि महेश मुझे तुम्हारी चाची ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। तो महेश ने कहा कि अभी मदद क्या, मतलब लकड़ियां तो मैं काट चुका हूँ, एक काम कीजिए आप, नीचे रस्सी मैं भूल गया था, आप जरा रस्सी पहुंचा दीजिए। तो अकबर ने कहा कि ठीक है रस्सी लेके मैं ऊपर भेजता हूँ किसी को, इनको कल्याणमल जी को। तो महेश ने कहा कि नहीं नहीं भेजने की जरूरत नहीं है, वहां पे मेरा पालतू कुत्ता है, आप उसके गले में रस्सी लपेट दीजिए, वो भाग के आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो अकबर को लगा कि हाँ ये मतलब ये तो देखो यहाँ के लोग तो काफी होशियार है। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो एक बार टेस्ट लेते हैं इसका। तो जब महेश नीचे उतर के आया तो अकबर ने एक पहेली महेश से पूछी, ये कल भी मैंने ये पहेली कही थी, यहाँ तक मैंने कहानी सुनाई थी। तो उन्होंने पहेली पूछी कि है कोई धीरन ऐसा नर, पीर बावर्ची भिश्ती खाए। महेश ने तुरंत उत्तर दिया, अनपढ़ ब्राह्मण। कैसे, शहंशाह ने पूछा। महेश ने कहा, जन्म से ब्राह्मण होने के कारण लोग उसका आदर करते हैं, अनपढ़ होने के कारण वो लोगों की रसोई बनाता है, मौका पड़ने पर कभी कभी भिष्टी का काम भी कर देता है। महेश के जवाब से खुश होकर शहंशाह ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। उसे देखते ही महेश को आश्चर्य हुआ। उसने आदर के साथ झुकते हुए कहा, मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर की सेवा में दास का प्रणाम स्वीकार। अब आगे का मैं पढ़ देता हूँ। बहुत दिन यूं ही बीत गए। महेश सुबह से लेकर शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता है और उन्हें गांव की मंडी में बेच आता। एक दिन जैसे ही लकड़ियों का गट्ठर लेकर महेश मंडी में पहुंचा कि मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। कुछ देर तो उसने लकड़ियों के उस गट्ठर की ओट में अपने आप को भीगने से बचाया, किंतु उसे पानी थमता नजर नहीं आया। आखिर वो लकड़ियों को वहीं छोड़कर घर की तरफ भाग चला। घर पहुंचकर उसने चाची की हथेली पर लकड़ियों के पैसे रख दिए। पैसे गिनने के बाद चाची चिल्लाई, क्या सिर्फ 3 टके? हाँ चाची, बारिश के कारण मेरा एक गट्ठर नहीं बिक पाया। क्या कहा?
तुम दिन में कितने गट्ठर बेचते हो? चाची ने पूछा। चाची के बार बार समझाने पर भी महेश लकड़ियां बेचते समय खुद दाम नहीं बताता था। ग्राहक जो उचित समझता दे जाता। महेश ने चाची को समझाने की कोशिश की। इतने दिन से 5 टके मिल जाए। पुरानी चाचा को संबोधित करते हुए चाची ने कहा, सुन लिया कैसा जिद्दी है। 1 के 5 टके मिल सकते हैं, पर राजा जी अपने मुंह से दाम नहीं मांगेंगे। इस पर महेश चिढ़कर बोला, चाची तुम्हें इससे क्या, मैं 1 गट्ठर बेचूं या 10, तुम्हें तो 5 टकों से मतलब है ना। चाची ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे 5 टकों से मतलब है, और तुमने आज सिर्फ 3 टके दिए हैं। पुरानी चाचा बोले, महेश की चाची कुछ तो सोचो, बेचारा भीगता हुआ आया है और भीगता हुआ जाएगा। चाची ने कहा। 2 टकों के लिए? पुरानी चाचा ने पूछा। चाची की कड़वी कसैली बात सुनकर महेश को भी गुस्सा आ गया। उसने अपने मन में कुछ कर दिखाने की ठान ली। वो उल्टे पांव घर से चल दिया। चाची मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन उसने महेश के गुस्से को और भी हवा देते हुए कहा, अब तू सोने की कौन सी खान खोजने जा रहा है? महेश ने वहीं से मुड़कर विश्वास भरे स्वर में कहा, चाची अब मैं सोने की खान खोज कर ही लौटूंगा। फतेहपुर सीकरी में शहंशाह अकबर दरबार आम में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में एक अनोखे मुकदमे पर विचार हो रहा था। एक आदमी ने दूसरे पर यह अभियोग लगाया था कि वह उसका कर्ज नहीं चुका रहा है, और साथ ही वह यह भी मानता था कि उसने उसे 1000 अशरफियां सपने में उधार दी थी। इस पर अबुल फजल फैजी और काजी जी ने शहंशाह से कहा, इसमें शहंशाह क्या फैसला करेंगे, यह कोई मुकदमा नहीं मजाक है। इतने में शहंशाह के खास मुसाहिब अतब बेग ने आकर निवेदन किया, आलिजा गुलाम ने एक चोर पकड़ा है, उसके पास हुजूर की एक कीमती अंगूठी है। शहंशाह ने अतक बेग से चोर को दरबार में लाने को कहा। चोर हाजिर किया गया। शहंशाह ने उसे देखे बिना ही हुक्म दिया, हम इस चोर का मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसे फांसी पर लटका दिया जाए। फांसी की सजा पाने वाला कोई नहीं, महेश ही था। वह तनिक भी नहीं घबराया। उसने दरबार में खड़े दोनों आदमियों को देखकर इन मुकदमे की गंभीरता समझ ली। वह बोला, आलिजा मुझे सजा मंजूर है, पर मरने से पहले मुझे न्याय का पुण्य कमा लेने दीजिए। अब शहंशाह ने महेश की तरफ देखा। वो उसे फौरन पहचान गए। बोले, सबसे पहले तो तुम हमें ही न्याय करने का पुण्य कमाने दो। यह कहकर उन्होंने फांसी का हुक्म वापस ले लिया, और इस तरह से महेश अकबर के दरबार में पहुंच गए। उसके बाद तो आप समझ ही चुके होंगे, उन्होंने वो जो मुकदमा था, जो केस था, उसको आसानी से सुलझा दिया। और इस तरह के बहुत सारे किस्से अकबर बीरबल के किस्सों के रूप में हमने पहले से पढ़े हुए हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। और यही वो टाइम था जब महेश अकबर के दरबार में पहुंच गए, और कुछ दिनों के बाद उनका नाम अकबर ने बीरबल के नाम से उनको प्रचलित किया, और अपने दरबार में अपने नौरत्नों के बीच में, मतलब अपने 9 रत्न बनाए उन्होंने, तो उसमें एक रत्न बीरबल भी बने, जो इनका असली नाम महेश दास था। तो ये कहानी थी, और आप बताइए कैसी लगी। और फिर कभी अगर जब अगली बार मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए आप ये पढ़ के रखिए, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और एक और, इससे पहले मैंने एक राजकुमारी और शैतान बौने का भी अनुवाद किया था, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो और एक और किताब मेरी आने वाली थी, शायद अभी नहीं आई है, जैसे किंडल पे आएगी उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वो भी पढ़िए आप। बताइए कैसी लगी। और उसके बाद आई थिंक अगली बार नहीं, इसी बार मैं आपको थोड़ा सा ये जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, एक पेज। तो इसका चैप्टर 7 है, सपनों सेम की तलाश। जब तक मैं लौटा खाना तैयार हो चुका था।
जहाज के खाने से उबे हुए 2 लोगों के लिए घर का बना यह खाना 56 भोग से कम न था। ऊपर से हमारे मेजबान मिस्टर फ्रेडरिक्स का साथ उसके स्वाद को और बढ़ा रहा था। भरपेट खाने के बाद हम बातें करने लगे। आपको हमारा पुस्तकालय कैसे लगा प्रोफेसर हार्डविक? मिस्टर फ्रेडरिक्स ने अंकल से पूछा। पुस्तकालय? उसे देखकर तो मुझे बहुत निराशा हुई। वहां तो बस कुछ पुरानी किताबें और खाली अलमारियां ही हैं, अंकल ने दुखी मन से कहा। गुड इवनिंग सर। हाँ तो खाली अलमारियां ही हैं, अंकल ने दुखी मन से कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे पास 8,000 नायाब और दुर्लभ किताबों का संग्रह है। उनमें से कुछ तो प्राचीन संस्कृत भाषा में है। इसके अलावा हमारे पास कोपेनहेगन में चल रहे प्रयोगों के शोध पत्र भी हैं, मिस्टर फ्रेडरिक्सन ने बताया। 8,000 किताबें? कहाँ हैं वो सारी किताबें? अंकल ने हैरानी से पूछा। पूरे देश में। हम बेशक आइसलैंड में रहते हैं, पर यहाँ रहने वाला हर मजदूर और किसान साक्षर है। हम किताबों को विद्यार्थियों से दूर पुस्तकालयों में बंद करके रखने के पक्ष में नहीं है। हमारे यहाँ किताबें एक हाथ से दूसरे हाथ होती हुई पूरे देश में घूमती रहती हैं। कुछ किताबें तो सालों से पुस्तकालय में वापस ही नहीं आई होंगी। और जब हम जैसे विदेशी यहाँ आते हैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप लोगों के पास अपने पुस्तकालय होते हैं। हमारी प्राथमिकता हमारे नागरिकों को ज्ञान बांटना है। सौभाग्य से हम आइसलैंड लोगों में पढ़ने का स्वाभाविक गुण होता है। हम किताबें अपने लोगों के लिए लिखते और छापते हैं। शुभानंद जी, गुड इवनिंग सर। परवीन जी, आप क्या पढ़ रहे हैं? तो ये मैं अपनी किताब जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसका अनुवाद मैंने किया है, उसी का एक चैप्टर 7 मैं पढ़ रहा था। और ये किंडल पे अवेलेबल है बुक, और आप भी पढ़ सकते हैं। अरे सतीश, गुड इवनिंग। तो ये किंडल पे है, और इस पे एक फिल्म भी आई थी, शायद आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, लेकिन फिल्म से काफी अलग है ये। तो आप इसको पढ़िए, बताइए कैसी लगी। और तब तक मैं एक चैप्टर जो पढ़ रहा था वो मैं थोड़ा सा आगे पढ़ देता हूँ। सौभाग्य से हम आइसलैंडिक लोगों में पढ़ने का स्वाभाविक गुण होता है। हम किताबें अपने लोगों के लिए लिखते और छापते हैं। आप मुझे बताइए कि आप किस तरह की किताबों की खोज में हैं। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं अपने अंकल के चेहरे पर असमंजस का भाव देख सकता था। शायद वो किसी अजनबी के सामने कुछ कहने में हिचक रहे थे। फिर उन्होंने अपना मन बना लिया और बोले, मिस्टर फ्रेडरिक्सन, क्या आपके पास अर्न सक्नुसेन से जुड़ी कुछ किताबें हैं? अर्न सक्नुसेन? मिस्टर फ्रेडरिक्सन चौंके। 16वीं सदी के वो महान वैज्ञानिक, रसायनविद और खोजी अर्न सक्नुसेन? जी हाँ, वही। आइसलैंडिक विज्ञान और साहित्य से जुड़ी वो प्रसिद्ध शख्सियत? आप सही समझे, सबसे प्रख्यात इंसान। जी हाँ, उनकी किताबें हमारे पास नहीं है। आइसलैंड में कहीं नहीं है। सिर्फ आइसलैंड ही नहीं, कहीं भी नहीं है, उन्होंने दुखी मन से बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्न सक्नुसेन को नास्तिक और विधर्मी बताकर 1573 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था, और उनकी सभी किताबों और दस्तावेजों को जला दिया गया था। अब समझा, अंकल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। क्या मतलब? मतलब कि अब सारी कड़ियां जुड़ गई। मैं समझ गया कि क्यों उन्होंने अपनी इस महान खोज को दुनिया से छुपा कर रखा। कैसी खोज? वो खोज जो... अंकल बोलते बोलते रुक गए। क्या आपको अर्न सक्नुसेन से जुड़ा कोई दस्तावेज हाथ लगा है? मिस्टर फ्रेडरिक्सन ने पूछा। नहीं नहीं, मैं भावनाओं में बह गया था। यह तो बस मेरा अनुमान है। ठीक है श्रीमान, आप यह बताइए कि आप हमारे द्वीप के खनिजों का विश्लेषण किए बगैर तो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं ना? सच्चाई तो यह है कि मुझे यहाँ आने में बहुत देर हो चुकी है। मुझसे पहले बहुत से विद्वान यहाँ आ चुके हैं, पर अब भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। आपको ऐसा लगता है? अंकल की आंखें चमक उठी। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि अब भी कितने ज्वालामुखी, ग्लेशियर और पहाड़ अनछुए रह गए। मैं आपको यहीं से बैठे बैठे दिखा सकता हूँ। वह दूर क्षितिज में देखिए, स्नेफल्स की पहाड़ियां। ओह हाँ, स्नेफल्स, अंकल ने कहा। दुनिया का अनोखा ज्वालामुखी,
आज भी इसके कई शिखर अनछुए हैं। उसका ज्वालामुखी तो अमृत हो चुका है ना। पिछले 500 सालों से तो ऐसा ही लग रहा है। जवाब तैयार था। अगर ऐसा है तो मैं अपनी खोज वहीं से आरंभ करता हूँ। क्या नाम है उसका? नेफ्लस लेफ्टनस, अंकल ने धीरे से कहा। वो अपनी उत्सुकता छुपाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे और उसमें सफल भी रहे। स्निफल्स, उसे स्निफल्स कहते हैं। आगे की बातचीत लैटिन भाषा में होने लगी। अंकल के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो कितने खुश हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने 2-3 पेज पढ़े थे इसके। और ये स्निफल्स जो नाम है, मैं बताता हूँ कि इसमें एक पहेली है शुरू में ही, जो ऐसी है। कल भी मैंने ये पहेली पढ़ी थी कि स्निफल्स में यकूल के मुख के भीतर जब जुलाई जुलाई की शुरुआत में स्कॉटिश का उससे मिलन होता है, तब है बहादुर खोजी तुम उसमें जाना। तुम भी पहुंचोगे पृथ्वी के गर्भ में जैसे मैं पहुंचा। अर्न सक्नुसेन। तो अर्न सक्नुसेन ने पृथ्वी के गर्भ में जाने का जो रास्ता बताया है, उसी की तलाश और वहां पहुंचने की कहानी है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आप इसे पढ़िए, बताइए कैसी लगी। और मैं भी विदा लेता हूँ। आप देखिए तब तक कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और फिर अगली बार आऊंगा तो कुछ और पढ़ेंगे। आज तो एक बीरबल की थोड़ी सी कहानी और 2-3 पेज जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के पढ़े थे। तो तब तक के लिए थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे।